स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में अगेन बात करने जा रहे हैं सॉल्यूशंस के बारे में। ये वीडियो लेक्चर आज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो अपने आप में थोड़ा सा चैलेंजिंग टॉपिक है और काफी सारे क्वेश्चंस के ऊपर पूछे जाते हैं सीबीएसई बोर्ड्स के अंदर और आपके इंजीनियरिंग एग्जाम जेईई और नीट के अंदर भी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज हम बात करने जा रहे हैं आपकी थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट्स, ये मैं ऑलरेडी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, उसे कैसे उसके अंदर वेरिएशन आता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या इंपैक्ट डालता है प्रॉपर्टीज पर, वेपर प्रेशर जैसी प्रॉपर्टीज पर, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप लोग कंसेप्ट समझ में पाएंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। इससे पहले जो वीडियो लेक्चर था स्टूडेंट्स, उसमें हम लोगों ने बात की थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। वहां पर एलिवेशन समझने से पहले हमने वहां जाना था कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, और सेम थिंग, सेम अप्रोच हम लोग यहां पर भी अब अप्रोच फॉलो करने वाले हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जानने से पहले आपको जानना होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट कैसे क्या होता है, क्या एक्चुअली में बदलाव माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या बदलाव आ रहे हैं उस सब्सटेंस के अंदर कि वो फ्रीज हो रहा है, उसकी लिक्विड फॉर्म सॉलिड फॉर्म बन रही है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है। चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग लगाते हैं कंसेप्ट को, फ्रीजिंग पॉइंट का कंसेप्ट सबसे पहले समझते हैं ये क्या होता है, एक लिक्विड किस पर्टिकुलर टेंपरेचर पे आकर फ्रीज हो रहा है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट्स कि बॉइलिंग पॉइंट होता है कि वो टेंपरेचर जब एक लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। सेम कुछ ऐसा सही अब आपको फ्रीजिंग पॉइंट के लिए भी समझना होगा। फ्रीजिंग पॉइंट के लिए देखिए होता क्या है कि फ्रीजिंग पॉइंट का, जैसे कि आप लोग जानते हैं वाटर का, लेट से वाटर की बात करते हैं हम लोग, तो वाटर आप लोग जानते हैं कि 0 डिग्री टेंपरेचर पे, 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो जाता है, 273 केल्विन पे वो फ्रीज हो जाता है। अब जो समझने लायक बात है वो यही है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर के साथ ऐसा क्या हो रहा है कि वो फ्रीज कर रहा है उस पर्टिकुलर टेंपरेचर पे। तो सबसे पहले हम इसके स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या होता है ये। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन लगाऊं तो डेफिनेशन कहती है इट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर, इट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर at which the vapor pressure of frozen solvent, फ्रोजन मतलब बात हो रही है स्टूडेंट्स सॉलिड स्टेट के बारे में, बिकम इक्वल टू, और कह सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में रहता है ये, become equal to, that is at equilibrium with the vapor pressure in liquid state। जी हाँ, in liquid state under constant pressure, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हो रही है स्टूडेंट्स। किसी भी सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कांस्टेंट प्रेशर रहना चाहिए, प्रेशर बदलना नहीं चाहिए, बात हो रही है उसके बारे में। नाउ एज यू कैन सी कि देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से दो वेपर प्रेशर्स के बारे में, एक फ्रोजन सॉल्वेंट का और दूसरा वेपर प्रेशर आपके लिक्विड स्टेट का। जी हाँ, और दोनों ही हम लोग बात कर रहे हैं सॉल्वेंट के बारे में। सॉल्वेंट, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी कि फिलहाल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूशन हम पढ़ रहे हैं वहां पर हम लोग एक सॉलिड सब्सटेंस को डिसॉल्व या मिक्स करेंगे किसके अंदर, आपके एक लिक्विड के अंदर। और सॉलिड नॉन वोलेटाइल होते हैं और लिक्विड्स आर वोलेटाइल, और वोलेटाइल वही होता है जिसका वेपर प्रेशर होता है, राइट। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं ऐसे सब्सटेंस के बारे में जिनका वेपर प्रेशर होगा
और इस स्टेटमेंट में हम लोग जिस सब्सटेंस जिस लिक्विड की बात कर रहे हैं वो कुछ और नहीं स्टूडेंट्स, वो क्या है, एक सॉल्वेंट है। क्या है? सॉल्वेंट। सो होता क्या है देखिएगा, अगर मैं आप लोगों को डेफिनेशन अकॉर्डिंग कंसेप्ट एक्सप्लेन करूं तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का, ध्यान सुनेगा, वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर के साथ बढ़ता रहता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं कहूंगा बट बढ़ता है वो, राइट। सो स्टूडेंट्स अब हम लोगों ने, मैं पढ़ाया था बॉइलिंग पॉइंट के अंदर कि अगर हम बॉइलिंग पॉइंट में टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो आपका वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा था। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर कम करना, क्योंकि जहां पर आपका सब्सटेंस लिक्विड या सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो उसके लिए आपको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। सो ध्यान में सुने पहली बात कि ये जो हम लोग ग्राफ स्टडी करने वाले हैं, काफी स्टूडेंट इस ग्राफ को गलत तरीके से स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहली चीज जो तुम्हें इसमें समझना होगा कि ये जो ग्राफ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं आज, ये ग्राफ आप लोगों को रिवर्स उल्टी फॉर्म में स्टडी करना होगा आज। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा, चलिए काम करते हैं, इसको मैं फिलहाल मान लेता हूं 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को। और ये जो आपका एक्स एक्सिस है जिस पर हम टेम्परेचर ले रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर आप लोग राइट से लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट से राइट अगर आप चलेंगे स्टूडेंट्स, यहां से 273 से अगर आप राइट की तरफ चलेंगे तो आपका टेम्परेचर कम होगा। लेकिन फ्रीजिंग का कंसेप्ट क्या बोलता है कि भैया कोई भी सब्सटेंस फ्रीज कब होगा, जब टेम्परेचर बढ़ाना नहीं, क्या करना हो, कम करना हो। क्या करना हो? टेम्परेचर कम करना हो। तो पहली चीज कि आज हम जो ग्राफ को स्टडी करेंगे उसमें हम लोग राइट से लेफ्ट स्टडी करेंगे। ज्यादा टेम्परेचर होगा राइट साइड और हम उसको कम करेंगे, तो हम जब कम करेंगे तो हमारा वेपर प्रेशर हायर, वेपर प्रेशर जहां पे वेपर प्रेशर ज्यादा था वो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ मूव करना शुरू करेगा, कम टेम्परेचर की तरफ मूव करना शुरू करेगा। क्योंकि यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं टेम्परेचर कम करने की, बढ़ाने की नहीं। बढ़ाते तो बॉइलिंग पॉइंट की तरफ जाएंगे, फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ आना है तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। और टेम्परेचर कम कब होगा? जब हम लोग एक्स एक्सिस पे लेफ्ट से राइट नहीं, राइट से लेफ्ट आएंगे, राइट से लेफ्ट आएंगे तभी टेम्परेचर में डिक्रीमेंट आएगा। फाइन। तो स्टूडेंट ध्यान सुनेगा, फ्रोजन सॉल्वेंट, एज आई टोल्ड यू कि वेपर प्रेशर लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन याद रखिएगा जब कभी लिक्विड को स्टूडेंट्स हम लोग फ्रीज कर देते हैं, फ्रोजन स्टेट में ले आते हैं उसे, तो उस पर्टिकुलर स्टेट पे भी उसका कुछ वेपर प्रेशर मेंटेन्ड रहता है। आई रिपीट, उस स्टेट पे भी आपका वेपर प्रेशर मेंटेन्ड रहता है, क्योंकि अब फ्रोजन सॉल्वेंट है। और फ्रोजन सॉल्वेंट किस फॉर्म में होगा? सॉलिड फॉर्म में होगा। तो यहां पर आप लोग इस चीज को कोरिलेट कर सकते हो किसके साथ? सब्लिमेशन के साथ, कि भैया कहीं ना कहीं जो आपने लिक्विड को वेपराइज किया था उससे कुछ कुछ पार्टिकल सब्लाइम कर रहे हैं वेपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए, राइट। तो याद रखिएगा यहां पर अब जो चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं स्टूडेंट्स की फ्रोजन सॉल्वेंट का भी वेपर प्रेशर होता है, याद रखिएगा। हाँ, याद रखिएगा कि यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट से कि जब आपका लिक्विड फ्रीज होना शुरू करेगा, जैसे मान लो वाटर की बात करते हैं, तो जैसे 0 डिग्री टेम्परेचर आया तो 0 डिग्री पे आते ही वाटर के सारे पार्टिकल इकट्ठे फ्रीज नहीं होंगे, धीरे धीरे सारे फ्रीज होना शुरू करेंगे, धीरे धीरे पार्टिकल्स सेटल डाउन करना शुरू करेंगे, राइट। वाटर वाले केस में तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वाटर वाले केस में वॉल्यूम बढ़ जाता है क्योंकि एयर ट्रैप रहती है आइस के अंदर। लेकिन बाकी अगर कोई और लिक्विड ले स्टूडेंट्स आप लोग वाटर के अलावा, तो फ्रीज करने पर उनका वॉल्यूम कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल स्टिल कंडीशन में आ जाते हैं, रुक जाते हैं, सॉलिडिफाई कर जाते हैं। और सॉलिड वाले केस में लिक्विड का वॉल्यूम थोड़ा सा क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, कम कर जाता है, पार्टिकल कंप्रेस कर जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, जिससे वॉल्यूम कम हो जाता है। सो फ्रोजन सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, पहले इसको समझते हैं, क्योंकि वेपर प्रेशर लिक्विड की प्रॉपर्टी है तो चलो सबको पता है, लेकिन फ्रोजन सॉल्वेंट में वेपर प्रेशर का कंसेप्ट कैसे लग रहा है ये पहले जानना जरूरी है स्टूडेंट्स। तो याद रखिएगा जब कभी हम किसी लिक्विड को फ्रीजिंग पॉइंट पे अप्रोच कराते हैं, जैसे ही वो फ्रीजिंग पॉइंट पे अचीव करता है तो उसके पार्टिकल धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म से कन्वर्ट होकर के सॉलिड में आना शुरू करते हैं। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी आपके लिक्विड का थोड़ा सा वेपर प्रेशर मेंटेन रहता है, इवन दो फ्रीज कर रहा है, सॉलिडिफाई कर रहा है, बट याद रखना फ्रोजन स्टेट में जाते जाते भी थोड़ा बहुत वेपर प्रेशर हर लिक्विड रखता है। और जैसे जैसे आप उसका टेम्परेचर कम करते चले जाओगे उसका वेपर प्रेशर वैसे वैसे कम होता रहेगा। क्यों? क्योंकि जितने भी पार्टिकल वेपर फॉर्म में होंगे वो भी फाइनली किस फॉर्म में आ जाएंगे? सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे। तो थोड़ा बहुत वेपर प्रेशर याद रखिएगा स्टूडेंट्स। काफी स्टूडेंट्स को ये लाइन को डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, तो ये लाइन को समझा रहा हूं फिलहाल। ये चीज अगर समझ आ गई तो पूरा कंसेप्ट समझ आ जाएगा कि
फ्रोजन लिक्विड्स का भी वेपर प्रेशर होता है। जैसे कोई लिक्विड फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुंचता है, उसके एकदम से सारे पार्टिकल सॉलिडिफाई नहीं होते, एकदम से सारे पार्टिकल सॉलिड या फ्रीज नहीं होते, धीरे धीरे करके सारे पार्टिकल उसके सेटल डाउन कर रहे होते हैं सॉलिड फॉर्म में। और जैसे जैसे वो सॉलिड फॉर्म में सेटल डाउन कर रहे होते हैं, उस स्टेज में भी फ्रोजन स्टेट में धीरे धीरे जैसे वो फ्रीज हो रहा होता है, उस स्टेट में भी आपका लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा, कम होगा, बहुत कम होगा, लेकिन होगा जरूर। तो याद रखना, फ्रोजन लिक्विड आल्सो हैव सम काइंड ऑफ वेपर प्रेशर। बहुत कम क्वांटिटी का होगा लेकिन होगा जरूर। लिक्विड का तो वेपर प्रेशर होता ही है, लेकिन अब याद रखना, अगर कोई लिक्विड फ्रोजन स्टेट में जा रहा है, फ्रीज हो रहा है, तो उसका भी वेपर प्रेशर देखने को मिलता है, राइट। सो यहां देखिएगा स्टूडेंट्स, फिलहाल हम बात कर रहे हैं आपके फ्रोजन सॉल्वेंट के बारे में। और एज आई टोल्ड यू कि हमें ग्राफ जो स्टडी करना है वो हमको राइट से लेफ्ट, क्योंकि टेम्परेचर हम कम कर रहे हैं, राइट। तो जब कभी किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर स्टूडेंट्स कम करते हैं, तो वेपर प्रेशर सॉरी टेम्परेचर कम करेंगे अगर आप लोग, तो क्या होगा, यहां पर उसका वेपर प्रेशर भी कम होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जितने पार्टिकल वेपर बना रहे थे, उनका जब आप टेम्परेचर कम करोगे तो ऑटोमेटिकली वो पार्टिकल्स भी आप लिक्विड फॉर्म में और बाद में सॉलिड फॉर्म में आना शुरू कर देंगे। तो याद रखना, यहां से यहां स्टार्ट नहीं कर रहे हम लोग यहां से यहां स्टार्ट करना शुरू कर रहे हैं। यहां से शुरुआत हुई है और यहां की तरफ हम चल रहे हैं। तो यहां पर जो वेपर प्रेशर है वो फ्रोजन सॉल्वेंट का कम होना शुरू कर रहा है। और एज यू कैन सी, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर जैसे जैसे कम होगा, आपका वेपर प्रेशर भी फ्रोजन सॉल्वेंट का कम होता रहेगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा पार्टिकल सॉलिडिफाई होंगे। अगर ज्यादा पार्टिकल सॉलिडिफाई होंगे, ज्यादा पार्टिकल क्या होंगे, स्टेशनरी या एक फिक्स शेप और वॉल्यूम को लेना शुरू करेंगे, तो वेपर प्रेशर, वेपर बनने कम होंगे, वेपर बनने कम होंगे तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। चलिए, ये है आपका फ्रोजन सॉल्वेंट का कर्व, राइट। चलिए अब बात करते हैं आपके प्योर सॉल्वेंट के बारे में। तो स्टूडेंट, जैसे लेट से कि कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपका सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में था, लेट से यहां पर लिक्विड फॉर्म में था, और अगेन राइट से लेफ्ट पढ़ेंगे, फिर से रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, टेम्परेचर कम करना है। तो अगर किसी लिक्विड को आप टेम्परेचर कम करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर भी कम होना शुरू करेगा, लाइक दिस। उसका वेपर प्रेशर भी कम होना शुरू करेगा। प्योर सॉल्वेंट है, और ये प्योर सॉल्वेंट किस फॉर्म में है? ये प्योर सॉल्वेंट आपका लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है, राइट जी। सो नाउ एज यू कैन स्टूडेंट्स, कि मैंने जो डेफिनेशन लिखी है, अगर मैं उसको समझूं तो क्या समझ में आ रहा है कि जब फ्रोजन सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर किसके साथ इक्वल हो जाए? लिक्विड स्टेट के वेपर प्रेशर के साथ। यानी कि ये है आपके लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर और ये है फ्रोजन सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये दोनों चीजें, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये दोनों चीजें आपकी इक्वल हो जाएगी, इसको हम लोग बुला सकते हैं टी नॉट एफ। क्या बुलाएंगे इसको स्टूडेंट्स हम लोग? टी नॉट एफ। अगेन टी के नीचे जो एफ लगा हुआ है, यहां पर एफ रिप्रेजेंट कर रहा है आपके फ्रीजिंग पॉइंट को। और नॉट क्यों लगा रखा है? मैंने पढ़ाया था स्टूडेंट्स, नॉट लगाते हैं यहां पर हम लोग प्योर सब्सटेंस की रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो प्योर सॉल्वेंट है इसलिए नॉट लगा रखा है। तो याद रखना, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट और फ्रोजन स्टेट का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपका सब्सटेंस फ्रीज कर जाता है स्टूडेंट। याद रखना, फ्रीज कर जाएगा। ऑलराइट, नाउ अब मैंने बताया था, वापस चलते हैं आपके रॉल्स लॉ पर। तो रॉल्स लॉ क्या बोलता था? यहां लिख देता हूं मैं, थोड़ा सा आपको देख लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, इफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी कि बात हो रही है सॉलिड के बारे में, इज एडेड इन सॉल्वेंट, जो कि आपका लिक्विड होगा, then there is a decrease in वेपर प्रेशर। जी हाँ, क्या होगा स्टूडेंट्स? आपके वेपर प्रेशर में गिरावट आ जाएगी। वेपर प्रेशर में गिरावट आ जाएगी। रॉल्स लॉ कह रहा था कब? जब हम लोग एक सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड में डालते थे। ये हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। तो रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये चीज तो चलो कंफर्म हो जाती है कि भैया अब जब मुझे सॉल्यूशन तैयार करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सॉल्वेंट के अंदर एक सॉलिड सॉल्यूट ऐड करना पड़ेगा। और जब मैं एक सॉलिड सॉल्यूट को ऐड करूंगा तो वो सॉलिड क्या कर देगा? आपके वेपर प्रेशर को कम कर देगा। क्यों कम कर देगा? क्योंकि
सॉलिड्स के पास खुद तो क्षमता है नहीं वेपर बनाने की, प्लस जब आप लिक्विड में डाल दोगे तो वो इसको भी वेपर प्रेशर बनाने से अब रोकेगा, और अगर वेपर प्रेशर बनाने से रोकेगा तो ओवरऑल जो वेपर प्रेशर है लिक्विड का वो क्या होगा स्टूडेंट्स, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कम हो जाएगा। कहने का मतलब जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपको पहले ज्यादा वेपर प्रेशर, देखिए प्योर लिक्विड रेड वाला कर्व है, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पहले आपको प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा मिल रहा था, अभी वेपर प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, अगर मैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट की बात करूं तो वेपर प्रेशर में गिरावट आ जाएगी अगर मैं सेम टेम्परेचर को लेकर चलूं तो। सो क्या होगा स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स यहां पर इस रेड कर्व के पैरेलल, इस रेड कर्व के पैरेलल एक और कर्व चलेगा जो कि होगा सॉल्यूशन का। किसका होगा ये, सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन बोले तो इसमें आपका सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट दोनों है, सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों है और दोनों लिक्विड फॉर्म में। और अगेन क्योंकि फ्रीज होना सॉल्वेंट की कैरेक्टरिस्टिक है, फ्रीज यहां पर सॉल्वेंट होगा क्योंकि वो लिक्विड है यहां पर। तो अगेन एज यू कैन सी ब्लू कर्व जो है ये फ्रोजन सॉल्वेंट वाले कर्व को, ब्लैक कर्व को थोड़ा सा पीछे जाके टच कर रहा है। और अगेन अगर डेफिनेशन को यूज करें तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि भैया इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, पर्टिकुलर टेम्परेचर का मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर आपके सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, फ्रोजन सॉल्वेंट के, क्योंकि यहां पर सॉल्वेंट ही है जो आपके सॉल्यूशन को फ्रीज कर पाएगा या करेगा। तो याद रखना अगेन इसका कंपैरिजन फ्रोजन सॉल्वेंट से ही करा जाएगा। तो जिस टेम्परेचर पे ये सॉल्यूशन वाला कर्व फ्रोजन सॉल्वेंट को इक्वल हो जाएगा, इंटरसेक्ट करेगा इस ब्लैक वाले कर्व को, इसको हम लोग स्टूडेंट्स बुलाएंगे टीएफ। इसको हम लोग क्या बुलाएंगे, टीएफ। टीएफ का मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्या बुलाएंगे इसको हम लोग, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और टी नॉट एफ था स्टूडेंट्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। टी नॉट एफ था फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो आप देख सकते हैं कि देखिए फिर से एक बात क्लियर रखना दिमाग में कंसेप्ट में कि मैं यहां से यहां नहीं बढ़ा रहा, मैं टेम्परेचर को बढ़ा नहीं रहा, फ्रीज करने का टेम्परेचर कम कर रहे हैं, इसलिए वैल्यू यहां से यहां शुरू हो रही है। जब प्योर सॉल्वेंट था तो वेपर प्रेशर अच्छा खासा मिल रहा था, जैसे आप इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे, सॉलिड को डालेंगे, तो वैसे इसका वेपर प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा। यानी कि अगर मान लो आप इस टेम्परेचर की बात करते हो तो इस टेम्परेचर में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपके सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वाई एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग आप देख सकते हैं कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के कंपैरिजन थोड़ा क्या है, कम है। क्या है, कम है। ये वैल्यू थोड़ी कम है, रेड वाला कर्व थोड़ा ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने का मतलब कि वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। तो इस चीज का आप लोग खासा ध्यान रखें स्टूडेंट्स कि सॉल्यूशन की वैल्यू थोड़ी कम मिलेगी सॉल्वेंट के कंपैरिजन, जिसकी वजह से अब आप देख सकते हो कि सॉल्यूशन वाला जो कर्व है वो आपके फ्रोजन सॉल्वेंट वाले कर्व को थोड़ा सा पीछे, जितना टेम्परेचर पहले था उससे थोड़ा सा और पीछे चला जाएगा। और एज यू कैन सी कि अब ये टेम्परेचर जितना पीछे गया है, ये जो बदलाव आएगा, ये जो यहां से लेकर के इस स्टेट में जो स्टूडेंट्स टेम्परेचर में चेंज आएगा, याद रखना स्टूडेंट्स इसी को, इसी गिरावट को, इसी वैल्यू कम होने को हम बुलाते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसी को हम बुलाते हैं स्टूडेंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जब मैंने आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाया था तो मैंने वहां एलिवेशन वर्ड का मतलब समझाया था अबव देन द नॉर्मल, और ये जो वर्ड है यहाँ पे डिप्रेशन, इस वर्ड का यहाँ पे मतलब होता है स्टूडेंट्स बिलो देन द नॉर्मल, बिलो देन द नॉर्मल। नॉर्मल से वैल्यू थोड़ी सी कम मिल रही है, यानी कि जिस टेम्परेचर पे पहले लिक्विड फ्रीज हो रहा था, अब टेम्परेचर थोड़ा सा और आपको डिक्रीज करना पड़ेगा और कम करना पड़ेगा, वैल्यू को और छोटा करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तब जाकर के वो सेम सॉल्वेंट फ्रीज हो पाएगा। तो याद रखिएगा टी नॉट एफ यहां पर ज्यादा होगा, टी एफ आपका यहां पर कम है। आई रिपीट, टी नॉट एफ यानी कि प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और जो सॉल्यूशन जो कि टी एफ आपका फ्रीजिंग पॉइंट है उसकी वैल्यू थोड़ी सी आपकी और कम हो जाएगी, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर हम इस एक्स एक्सिस पर राइट से लेफ्ट की तरफ चल रहे हैं तो टेम्परेचर कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा, टेम्परेचर कम हो रहा है। और स्टूडेंट्स फ्रीजिंग पॉइंट को समझने में जो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डिफिकल्टी लगती है वो यही समझने में लगती है क्योंकि यहां हम टेम्परेचर को बढ़ा नहीं रहे। Whenever we deal with temperature in chemistry, जनरली ज्यादातर केस में टेम्परेचर बढ़ाने की ही बात हो रही होती है, पर इस प्रॉपर्टी में हम लोगों को टेम्परेचर बढ़ाना नहीं है। इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमें टेम्परेचर कम करना है, खींच करके पीछे लेकर आना टेम्परेचर को। जितना नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट था उससे वैल्यू को और पीछे कर देंगे और वैल्यू को पीछे कर देंगे। ये मतलब होता है आपके
फ्रीजिंग पॉइंट का, और जैसे टेम्परेचर पीछे जाएगा अगेन आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिफाइन कर दिया जाएगा। अब इसके आगे अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो अगेन आप जानते हैं कि डेल्टा टीएफ को निकालने का तरीका पहले ही बता चुका हूं मैं आपको कि बड़ी वैल्यू में से, यहां पे बड़ी वैल्यू कौन सी है, टी नॉट एफ बड़ा है आपका, ये जी हाँ, यहां पर आपका टी नॉट एफ बड़ा है। और आप लोगों ने जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि अगर इसको निकालना है तो क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस करना होगा, क्या करेंगे, बड़े वाले में से इस वाले को हटा देंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो अगर यहां पर हम लोग डेल्टा टीएफ स्टूडेंट डिफाइन करें तो डेल्टा टीएफ का जो फॉर्मूला होता है, बड़ी वैल्यू कौन सी है, टी नॉट एफ, छोटी वैल्यू कौन सी है, टीएफ। तो डेल्टा टीएफ के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, आपको अब टी नॉट एफ में से टीएफ माइनस करना पड़ेगा। आई रिपीट, टी नॉट एफ में से टीएफ माइनस करना पड़ेगा, जिसमें से याद रखना टीएफ आपके सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है और टी नॉट एफ आपके प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है। तो ये जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल अपोजिट है एलिवेशन के। एलिवेशन में मैंने आपको बताया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। सेम वे फ्रीजिंग पॉइंट का जो चेंज आएगा ना डेल्टा टीएफ, ये भी कभी नेगेटिव नहीं होगा। और ये पॉजिटिव कब मेंटेन रह पाएगा, जब हम लोग बड़े टेम्परेचर में से छोटे को माइनस करेंगे। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, यहां पर जो छोटे टेम्परेचर मिल रहा है वो हमें सॉल्यूशन का मिल रहा है। सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट यहां ज्यादा है और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो याद रखना इस केस में डेल्टा टीएफ के लिए हम लोग हमेशा नॉट वाली वैल्यू यानी कि प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से सॉल्यूशन को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, फाइन। इसको आप लोग कॉपी कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, फिर मैं इसके आगे थोड़ा सा और मैथमेटिकली एक्सप्लेन करता हूं इस चीज को, फाइन। तो इसको आप लोग कॉपी कर लीजिएगा जी। आई होप मेरे घूमने के एक राउंड में आप लोगों ने इसे कॉपी कर लिया हो। इधर नाक तो लगता है कॉपी करने में, हटा दे स्टूडेंट्स। चलिए ऊपर की डेफिनेशन फिलहाल मैं हटा देता हूं, रॉल्स लॉ क्या बोल रहा था फिलहाल ये हटा देता हूं, मैथमेटिकल फॉर्मूला ग्राफ को छोड़ देते हैं क्योंकि इसी के बारे में तो बात कर ली सारी। सो डेल्टा टीएफ याद रखिएगा स्टूडेंट्स, प्योर सॉल्वेंट में से सॉल्यूशन को माइनस करेंगे। इसके रेफरेंस को समझने के लिए मैं आपके साइड बाय साइड डेल्टा टीवी भी लिख देता हूं। डेल्टा टीबी होता था टीबी माइनस टी नॉट बी, याद रखिएगा ये होता था टीबी माइनस टी नॉट बी। ये और ये जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। ये है नॉट टी नॉट एफ माइनस टी एफ, वो था टीबी माइनस टी नॉट बी। वहां पर हम सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट से सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को माइनस करते थे। चलिए सो नाउ as it is a colligative property, ये colligative property है। तो स्टूडेंट साइंटिस्ट लोगों ने जब डिप्रेशन को कैलकुलेट करा था तो उन्होंने ये पाया था कि ये मोलालिटी के, जी हाँ स्मॉल है मोलल, मोलालिटी नहीं फिर से मोलालिटी। क्यों मोलालिटी, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई थी आपको स्टूडेंट्स, ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो अमाउंट पे, जो वेट पे डिपेंड करती है। तो मोलालिटी के अंदर हम वेट की बात करते हैं, केजीज में बात करते हैं, वेट में डील कर रहे होते हैं, इसलिए मोलालिटी के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। और अगेन यहां पर हम लोग प्रपोर्शनल करके जब इक्वल टू लगाएंगे तो अगेन एक कांस्टेंट लगेगा आपका के एफ। क्या लगेगा स्टूडेंट्स, के एफ। यहां पर इस के एफ का एक बहुत ही प्यारा सा नाम होता है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बुलाते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बुलाते हैं स्टूडेंट्स को, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। जी हाँ, बहुत ही क्यूट सा नाम। और इसका एक और लेंथी नाम भी होता है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बुलाते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, डिप्रेशन वाई, क्योंकि बात हो रही है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में स्टूडेंट्स, फाइन। तो दिस इज हाउ वी डिफाइन द फॉर्मूला फॉर डेल्टा टीएफ। डेल्टा टीएफ अगेन जस्ट लाइक योर एलिवेशन, एलिवेशन का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो वहां था Kb मल्टीप्लाई बाय मोलालिटी, ये फॉर्मूला था एलिवेशन में। तो आप लगभग देख सकते हो स्टूडेंट्स, फॉर्मूले लगभग सेम आ रहे हैं। फर्क है तो किस चीज का, जब फ्रीजिंग की बात हुई है तो फ्रीजिंग में हम लोग ने नया कॉन्सेप्ट डिफाइन किया KF, F स्टैंड फॉर फ्रीजिंग, एंड जब व्हेन वी आर डीलिंग विद बॉइलिंग पॉइंट देन वी हैव टू पुट Kb कांस्टेंट। Kb वहां पुट करेंगे, B स्टैंड फॉर बॉइलिंग, फाइन। तो दिस इज हाउ वी डिफाइन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और वो था आपका एलिवेशन इन
बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। चलिए अब मोलैलिटी का फॉर्मूला स्टूडेंट्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता था, अगर मैं इसके एक्सपेंडेड फॉर्म लिखूं तो ये होता था आपका कुछ ऐसा, दिस इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और डिनोमिनेटर में हम लोग रखते थे सॉल्वेंट का वेट, ऊपर 1000 लगाते हो ग्राम्स में रहेगा, अगर ये केजी में तो 1000 नहीं लगाते। तो स्टूडेंट एक काम करते हैं, मोलैलिटी का ये फॉर्मूला हम लोग डेल्टा टीएफ में स्ट्रेट अवे पुट कर दे अगर, तो हमारा स्टूडेंट जो फॉर्मूला होता है डेल्टा टीएफ का, ये कुछ एक्सपेंडेड फॉर्म में बन जाएगा ऐसा। और अगेन इस फॉर्मूले में एक चीज का तुम लोग ध्यान रखना कि जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है वो ग्राम में होना चाहिए, क्योंकि 1000 लगा हुआ है। अगर आपको न्यूमेरिकल में सॉल्वेंट का वेट केजीज में गिवन है तो ऊपर 1000 पुट नहीं करना स्टूडेंट, याद रखना। इन दैट केस आप 1000 को ऊपर नहीं लगाएंगे। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ वी डिफाइन द डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। इसको हटा दी जाए, चलिए मैं इसको हटा देता हूं फिलहाल। नाउ केएफ, इफ यू रिमेंबर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में जो केबी था, केबी यहां पे कांस्टेंट है, और देखिए कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट याद रखिएगा अलग अलग लिक्विड्स के लिए अलग अलग होता है, होता कांस्टेंट ही है लेकिन हर सॉल्वेंट के लिए फिक्स रहता है। बेंजीन के लिए अलग, एसीटोन के लिए अलग रहेगा, ओके, वाटर के लिए अलग रहेगा, फाइन, टॉलिन के लिए अलग रहेगा। तो केबी और केएफ ये दोनों कांस्टेंट होते हैं, लेकिन याद रखना हर सॉल्वेंट के लिए इनकी वैल्यू अलग अलग होती है। ये मैंने आपको केबी वाले टाइम पे बताया था कि केबी का अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो केबी का फॉर्मूला होता था कुछ ऐसा, दिस इज योर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ये आपकी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होता था। और सेम वे स्टूडेंट्स, अगर मैं केएफ को भी हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अगेन फर्क सिर्फ किस चीज का आ जाएगा, लगभग सारा फॉर्मूला, क्योंकि सॉल्वेंट के लिए डिफाइन कर रहे हैं तो लगभग स्टूडेंट सारा फॉर्मूला सेम रहेगा। बस जब हम लोग फ्रीजिंग की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन की ना बात करके अब यहां पर हम बात करेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की। किसकी बात करेंगे? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की। तो ये दोनों आपके फॉर्मुलेज भी होते हैं किसके? केबी और केएफ। अलग अलग लिक्विड का जो केएफ और केबी अलग अलग फिक्स होता है तो वो इस फॉर्मूले से निकाला जाता है, क्योंकि हर एक लिक्विड की वेपराइजेशन और फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन अलग अलग देखी जाती है। और टी नॉट बी यहाँ पर आपका बॉइलिंग पॉइंट है, टी नॉट एफ यहाँ पे आपका फ्रीजिंग पॉइंट है लिक्विड का। तो केबी केएफ का फॉर्मूला यहां से निकाला जा सकता है, कई बार पूछ सकता है आपसे वो, तो ये आपको पता होना चाहिए। और डेल्टा टीएफ जैसे आप लोग जानते ही है, यहां लिख देता हूं मैं कि डेल्टा टीएफ आपका होता है टी नॉट एफ माइनस टीएफ जी। तो कंपैरिजन आपके सामने ही है स्टूडेंट्स, सो कंपेयर करके ही प्रॉपर्टी को थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग में लाया जा सकता है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं फिलहाल कि एलिवेशन और फ्रीजिंग में, या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या फर्क है, क्या फर्क है और क्या सिमिलरिटीज है, दोनों चीजें आपको यहां से देख करके समझ में आ रही होगी। अगर मैं यूनिट्स की बात करूं तो दोनों ही कांस्टेंट की जो यूनिट होती है स्टूडेंट्स वो फिक्स होती है, और दोनों की यूनिट होती है केल्विन केजी पर मोल। याद रखना क्या दोनों की यूनिट्स होती है? केल्विन केजी पर मोल, ये इन दोनों की यूनिट्स होती है। ओके, फिक्स होती है, ये कुछ बदलाव नहीं आता, फाइन, क्योंकि लगभग फॉर्मूला सेम है ये भी और ये भी। सो दैट्स हाउ वी डिफाइन स्टूडेंट्स योर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, अब आगे देखिए जी। अगर स्टूडेंट्स, अच्छा एक चीज और मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था स्टूडेंट्स, कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको केएफ और केबी डिफाइन करने को आता है, वैसे क्वेश्चन आ नहीं सकता, बट समटाइम्स आपके सब्जेक्टिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि डिफाइन केएफ और केबी। चलिए, तो केएफ और केबी क्या होता है देखिएगा। सो स्टूडेंट्स, केएफ और केबी को डिफाइन करने के लिए किसी भी कॉन्सेप्ट को जब डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स, तो मैंने पढ़ाया था आपको कि एक टर्म को एलएचएस या आरएचएस में एक टर्म को हम लोग क्या मान लेते हैं? यूनिटी मान लेते हैं। यूनिटी का मतलब है वन। तो लेट्स से व्हेन
मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलालिटी कितनी होगी हमारी 1 मोल। अगर हमारी मान लो मोलालिटी है, ये मोलालिटी की यूनिट होती है स्टूडेंट्स मोल पर केजी। तो क्या मतलब निकलता है इसका, इसका ये मतलब होता है कि 1 मोल किसका, सॉल्यूट का प्रेजेंट है किसके अंदर, 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट में। तो स्टूडेंट अगर मोलालिटी को 1 पुट करते हैं इस फॉर्मूले में, तो डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला बदल करके कुछ ऐसा बन जाएगा। और अगर आप 1 को यहां से हटाते हैं तो देखिए, आप लोग देख सकते हैं, आप के एफ को डिफाइन कर सकते हो कि के एफ इज नथिंग, इट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन है किसमें, फ्रीजिंग पॉइंट का। कब, जब 1 मोल सॉल्यूट को डिसॉल्व करा गया किसके अंदर, 1 केजी सॉल्वेंट में। अगेन आई रिपीट कि KF is the depression in freezing point when 1 mole of solute present in 1 kg of solvent। 1 मोल सॉल्यूट को अगर 1 केजी सॉल्वेंट डिफाइन करोगे या डिसॉल्व करोगे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट में KF आपको डेल्टा TF के इक्वल मिल जाएगा। यानी जो भी डिप्रेशन आएगा फ्रीजिंग पॉइंट में वो इक्वल होगा आपके KF की वैल्यू के इक्वल। तो दैट्स हाउ अ कांस्टेंट इज डिफाइंड कि LHS या RHS में स्टूडेंट एक टर्म को हमें यूनिटी 1 डिफाइन करना होता है, फिर आपका जो कांस्टेंट होता है वो इजिकल टू के जो दूसरी तरफ क्वांटिटी होती है उसके इक्वल हो जाता है। और सेम वे अगर KB डिफाइन करना हुआ तो KB भी स्टूडेंट सेम हो सकता है कि अगर हम लोग मोलालिटी को 1 मान ले, अगेन मोलालिटी को 1 मान ले, यानी 1 मतलब 1 मोल इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट, तो अगेन आपका KB क्या बन जाएगा कि KB इज नथिंग, इट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जी हाँ, ये क्या है, एलिवेशन है किसमें, बॉइलिंग पॉइंट में। लेकिन कब कब है ये एलिवेशन, ये एलिवेशन तब होगा जब आपकी मोलालिटी कितनी होगी स्टूडेंट्स, 1 होगी। कितनी होगी, 1 का मतलब अगेन सेम डेफिनेशन, 1 मोल इन 1 केजी। याद रखना KF और KB को डिफाइन करने का स्टूडेंट ये तरीका होता है कि मोलालिटी को 1 मान लो तो डेल्टा TB या डेल्टा TF के इक्वल हो जाता है KF एंड KB। ऑलराइट, तो ये सारी कहानी थी KF और KB के बारे में, डेफिनेशन, इनके फॉर्मुलेज वगैरह वगैरह। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाता टाइम मैंने डिस्कशन नहीं किया था KB के बारे में ज्यादा, क्यों, क्योंकि वहां पे कंपैरिजन नहीं कर सकते थे आप। अब आप वो कंपैरिजन के साथ थोड़ी और बेटर अंडरस्टैंडिंग आ रही होगी, थोड़ा और आपकी कमांड बन रही होगी इन दोनों कांस्टेंट के बारे में। ज्यादा कुछ खास क्वेश्चन आते नहीं है स्टूडेंट्स, लेकिन पता होना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ अच्छा खासा, तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए इनके बारे में। कोई भी चीज हम लोग छोड़कर नहीं चलेंगे आगे, राइट। तो ये आपकी कहानी थी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज योर कि न्यूमेरिकल देखते हैं स्टूडेंट्स कि कैसे न्यूमेरिकल आते हैं इसके ऊपर। ओके, सो चलिए चलिए स्टूडेंट्स, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, राइट। तो चलिए हम न्यूमेरिकल देखते हैं इस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग फिलहाल कि कैसे करना है सॉल्व इसको। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन containing 18 gram of glucose, मोलर मास इसका आपको गिवन है 180 and 62.4 ग्राम ऑफ सुक्रोज, इसका भी आपको मोलर मास गिवन है 342 ग्राम पर मोल इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर यहां पे आपको सॉल्वेंट है। आगे क्वेश्चन में गिवन है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 273 केल्विन एंड, चलो एंड छोड़ दो, गिवन है आपको KF फॉर वाटर गिवन है स्टूडेंट्स आपको 1.86, ये आपको गिवन है ऑलरेडी, फाइन। सो न्यूमेरिकल आपके सामने है, वीडियो को पॉज करिए
और ट्राई करेगा न्यूमेरिकल को, फिर इसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे कैसे करना है इसको। चलिए चलिए ट्राई सब लोगों ने, आ जाए, फाइन। तो स्टूडेंट देखिएगा अब, नाउ इन दिस केस आपके पास दो वेट्स है, दो सुक्रोज, सॉरी स्टूडेंट इस बार आप लोगों के पास दो सॉल्वेंट है, तो आपको इस बार जो ये फॉर्मूला है ना डेल्टा टीएफ का, अभी भी पढ़ाया था मैंने आपको, क्या फॉर्मूला था, वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय केएफ मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन में मोलर मास मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, ग्राम्स में। और आप देख सकते हैं वाटर का वेट इस बार ग्राम में ही है, तो ये ग्राम भी रहेगा, 1000 भी रहेगा। लेकिन स्टूडेंट इस बार आपको नंबर ऑफ मोल्स के लिए आपको पूरी क्वांटिटी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अलग अलग निकालनी पड़ेगी। यानी कि स्टूडेंट्स, क्योंकि इस बार आपके पास दो सॉल्यूट है, तो मैंने बताना चाहूं जब कभी भी आपके पास ऐसा सॉल्यूशन आता है जहां पर दो सॉल्यूट है आपके पास, तो इन दैट केस क्या करेंगे हम लोग, इन दैट केस स्टूडेंट्स हम लोग दोनों सॉल्यूट को इंडिविजुअली उनके मोल्स निकालेंगे और इंडिविजुअली मोल्स निकालकर उनको ऐड कर देंगे। तो अभी आप लोगों को ग्लूकोज के मोल्स दैट इज 18 अपॉन में 180 और सुक्रोज के मोल दैट इज कितना, इसका वेट 62.4 अपॉन में 342, ये आपको अलग से इंडिविजुअली निकालने पड़ेंगे, राइट। ये तो आप देख ही रहे हैं, स्ट्रेट अवे आपका आ गया, ये कितना आ गया 0.1, और ये आपका आ जाएगा लगभग लगभग 0.2, ये आपका आएगा अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट्स 0.2 के अप्रोक्स। तो आपका जो है फॉर्मूला है ना स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला आपका बदल करके थोड़ा सा ऐसा बन जाएगा, देखिएगा ध्यान से, मल्टीप्लाई बाई के एफ इंटू 1000 अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये सिर्फ इसी केस में लगाना होगा। यहां पर आपका एंटी जो लिख रहे हैं हम लोग, ये टोटल मोल्स है, और टोटल मोल्स कैसे आएंगे, दोनों के मोल्स को ऐड करके, यानी कि टोटल मोल्स के लिए ग्लूकोज के मोल्स सुक्रोज के मोल हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और ऐड करके कितना आएगा 0.3। अब स्टूडेंट ये 0.3 हम लोग पुट करेंगे फॉर्मूले के अंदर, तो फाइनली 0.3 मल्टीप्लाई बाय 1.86 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन में वाटर का वेट है 200, ये आपको 5 से गया, और यहां पर आपको इसको सॉल्व करना है। आपका स्टूडेंट सब कुछ सॉल्व कर कराकर 15 मल्टीप्लाई बाय 186 अपॉन में 1000, ये आपका स्टूडेंट सब कुछ कर कराकर आपका डेल्टा टीएफ जो फाइनली आएगा वो आपका 2.79 केल्विन आएगा। आपको डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने अभी, क्या फॉर्मूला था, टी नॉट एफ माइनस टी एफ जी, ये फॉर्मूला था स्टूडेंट्स। आपको टी नॉट एफ गिवन है, टीएफ निकालना है, तो टीएफ निकालने के लिए इसको मान लीजिए, इसको यहां ले आइए। सो फाइनली आपका जो टी नॉट एफ है वो है 273 माइनस 2.79 इक्वल टू टीएफ, जो कि आपको फाइनली जो टीएफ आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा कुछ 279 है, ये 270.31 केल्विन। सो दैट्स योर फाइनल आंसर स्टूडेंट्स, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, दैट इज 270.31 केल्विन। सो दैट्स हाउ वी डिफाइन द आंसर इन दिस केस। इस केस में आपको न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से सॉल्व करना होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग चाहे तो इसका सॉल्यूशन वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा, फाइन। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन लगाते हैं अब, राइट, कर लोगे आप लोगों ने इसको कॉपी। चलिए सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर, चलिए स्टूडेंट्स अब एक और क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। नाउ क्वेश्चन सेज व्हाट अमाउंट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, मोलर मास आपको अगेन दे रखा है 62 ग्राम पर मोल, must be added in 5.5 kg
of water to lower its freezing point from 0 डिग्री सेल्सियस टू -10 डिग्री सेल्सियस। और आपको स्टूडेंट्स KF अगेन गिवन है वाटर का, जो कि थोड़ी देर पहले था, और ये फिक्स रहेगा 1.86 केल्विन kg पर मोल। जी अगेन आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज करें और न्यूमेरिकल को लगाएं, बहुत इजी है। और फिर इसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। फाइन क्लास, चलिए देख लिया आप लोगों ने, ट्राई कर लिया इसको। अब लगाते हैं इस क्वेश्चन को, हम लोग को देखते हैं कि कैसे इसका आंसर आएगा। राइट, फाइन स्टूडेंट्स। सो फॉर्मूला अभी भी बताया था थोड़ी देर पहले ही, क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय KF 1000 अपॉन, फॉर्मूला था मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो कि गिवन है इस बार, और वेट ऑफ सॉल्वेंट भी केजीज में गिवन है। स्टूडेंट्स एज यू कैन सी वेट इस बार केजीज में गिवन है, तो देखिए आपका फॉर्मूला बदल जाएगा भाई। क्या फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स? अब इसमें 1000 हम नहीं लगाएंगे, अब 1000 इसमें हम लोगों को नहीं लगाना होगा। राइट, लेकिन उससे पहले डेल्टा TF निकालते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, कहां से कहां, 0 से -10, यानी कि 0 से -10 तक हमने उसको लोअर कर दिया। तो स्टूडेंट यानी कि पहले कितना रहा होगा प्योर स्टेट में, 0 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, और ये बनेगा 273 केल्विन। और बोल रहा है कि जब सॉल्यूशन तैयार हुआ तो कितना हो गया फ्रीजिंग पॉइंट, -10 डिग्री सेल्सियस। 0 से कहां पहुंच गया, -10 पे पहुंच गया। तो -10 प्लस 273 दैट इज आउट टू बी 263 केल्विन। डेल्टा TF निकालेंगे, फॉर्मूला है T0F माइनस TF, दैट इज 273 माइनस 263 दैट इज आउट टू बी 10 केल्विन। अगेन स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर यहीं पर ही माइनस कर देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट फिर से बोल रहा हूं, सब्जेक्टिव एग्जाम में डायरेक्ट माइनस करके करोगे तो कंफ्यूज होने के चांसेस ज्यादा है, और सब्जेक्टिव एग्जाम में कई बार इस कैलकुलेशन के मार्क्स भी कट जाते हैं। सो सेफर साइड रखने के लिए हमेशा पहले डिग्री सेल्सियस को केल्विन बनाओ, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करके डेल्टा TF या डेल्टा TB निकालो, वो थोड़ा ज्यादा सेफ रहेगा। ऑलराइट, चलिए अब आपको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या निकालना है, W सॉल्यूट निकालना है। तो स्टूडेंट W सॉल्यूट के लिए क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को, ये वैल्यूज को मल्टीप्लाई में यहां पे ले आते हैं और KF को डिवाइड में ले आते हैं। तो फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा TF मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ वाटर जो कि सॉल्वेंट है आपका, डिवाइडेड बाय KF। 1000 तो रहा ही नहीं। तो फाइनली डेल्टा TF आपको कितना आ रहा है, 10। मोलर मास आपको कितना दे रखा है, 62। मोलर वेट है आपका 5.5 kg अपॉन 1.86। इसको आप स्टूडेंट्स सॉल्व करेंगे तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली 183.33 ग्राम्स के अप्रोक्स आएगा। तो आपका यहाँ पर फाइनली वेट ऑफ सॉल्यूट जो आएगा 1833.3 ग्राम्स के कुल आएगा, विच इज द फाइनल वेट। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द वेट, कि हाउ मच मतलब अमाउंट का मतलब स्टूडेंट इस बार आपसे वेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल निकालने के लिए पूछा गया था, तो वो आपको ऐसे निकालना होगा। तो स्टूडेंट्स आई होप आज आपको डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का कंसेप्ट और उसके बेस्ड न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। अगर आप सभी को ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो अगेन अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलेगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग आखिरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करेंगे, जो अगेन थोड़ी सी इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग दोनों है। तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ते रहिए दिल लगा करके। गुड बाय।